आपने कहा साउथ कश्मीर में ही स्टार्ट करना पड़ेगा। इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट? कोई भी कैंसर हो, दो मेन रीजंस हमेशा रहते हैं। एक होता है जेनेटिक हाँ हाँ। और दूसरा होता है एनवायरमेंटल। तो फाइनली यू आर इनटू सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। तो व्हाट वाज द आइडिया ऑफ गेटिंग इनटू दिस स्पेशलिटी? बचपन से ही मुझे सर्जन बनने का बहुत शौक था, तो एक चैलेंज की तरह मैंने लिया कि करना तो यही है। आर यू सेटिस्फाइड विद दिस? एब्सोल्युटली। Must have been a difficult decision for you to quit government job, coming back to Kashmir and joining a private health sector. हर एक सोचता है कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। बिल्कुल, खास तौर से वो भी कश्मीर में, जी, जहाँ पे बट एवरीवन लुक्स अप टू गवर्नमेंट जॉब। जी एंड गलत भी नहीं है। हाँ हाँ। मतलब हमारे इंस्टीट्यूट्स बहुत बेहतरीन है। सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कैसे एक पेशेंट को डील करता है और हाउ डू यू डिफाइन योर ओन स्पेशलिटी? सिंपल टर्म्सन मंज वनो तो ये यर्ड रिलेटेड कहाँ ते प्रॉब्लम आए सो सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कवर कर। कश्मीर छु जनरली अगर टेस्ट ये करना छु अच्छे दबा है ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर, उसके क्या वजूहत है? लोग खेतों में काम करते थे या आब सारान वट एवर द लाइफ स्टाइल वॉज दैट हैज चेंज्ड। How do you see this place coming up with the private health sector here in Kashmir? जो हमारा प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी तक वो कोप नहीं कर पाया है जो हमारी रिक्वायरमेंट है। Hello and welcome to this episode of Orzo Health Podcast. I'm your host Nazir Ganai, and today in this episode I'm joined by very inquisitive Dr. Hamza Wani. डॉक्टर साहब के साथ मुख्तलिफ इश्यूज़ पे गुफ्तगू होगी और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ इश्यूज़ जो है ख़ास तौर से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इस सेक्टर में उन पे इनकी क्या नज़र है, और उसके अलावा ये ऐसे डॉक्टर हैं जिनका ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से हैं जिन्होंने कश्मीर को एक बहुत ही नामावर डॉक्टर दिया है। उस पर हम बात करेंगे और डॉक्टर साहब से उनकी ही ज़बानी उनके वालिद साहब के मुतलिक भी सुनेंगे। डॉक्टर साहब सटा शुक्रिया और वारिया तह नश जानून आज अज़किस सीरीज़ मज अज़किस पॉडकास्ट मज। सबसे पहले हमारे नाजरीन को अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपकी जो मेडिकल जर्नी है, आपका जो मेडिकल सफ़र है कहाँ से स्टार्ट होता है? अस्सलाम वालेकुम, बस डॉक्टर हमजा वानी, बस हैदरपुर रोज़ान। तो मैं पन MBBS जम्मू यूनिवर्सिटी मज मुकम्मल कोरमुत। आई फिनिश्ड इन 2009 और उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स जो सर्जरी में है वो मैंने GMC श्रीनगर से 2011 से 2014 तक कंप्लीट की। फिर 2 साल वहाँ सीनियर रेजिडेंसी करने के बाद टोटल 5 साल मेरा इंटरेस्ट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की ओर बढ़ा और फिर मैंने उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन करने का इरादा किया। 2020 में सुपर स्पेशलिटी ख़त्म करने के बाद आई केम बैक एंड फिर मैं कुछ समय शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट में था, लगभग 1 साल। उसके बाद मैं फैकल्टी था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट भोपाल में, असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। और उसके बाद लगभग 1.5 साल असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी GMC जम्मू से होते हुए अभी पारस हेल्थ में हूँ। तो एक लंबा सफ़र है और क्वाइट एन एक्सपीरियंस इन द गवर्नमेंट सेक्टर आई वुड से। तो पहले यहाँ से फिर भोपाल एंड देन जम्मू और फाइनली अब आप यू आर सर्विंग एज द एसोसिएट डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पारस हेल्थ श्रीनगर। डॉक्टर साहब, जब भी हम किसी डॉक्टर से बात करते हैं तो बहुत कुछ टेक्निकल चीज़ें भी डिस्कस होती है, लेकिन while I was going through the profile and then I came to know you personally also, Professor Mohammad Afzal Wani is doyen of his field. He's someone who actually reshaped his faculty in Sher Kashmir Institute of Medical Sciences. उनका बेटा होना, एक ऐसे डॉक्टर का बेटा होना जिनको सर्जरी और उसके फील्ड में माना जाता है और एक नाम है, तो डज इट पोज सीरियस थिंग्स ऑन यू एज अ प्रोफेशनल कि नहीं अब कुछ करके दिखाना है क्योंकि फादर भी डॉक्टर है? नहीं, आई थिंक डॉक्टर अफजल साहब तो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है बिल्कुल। और मेरे लिए वो एक फ़ादर भी हैं। तो एक चीज़ उनके साइड से हमेशा क्लियर थी, कोई प्रेशर नहीं था। हाँ। ना हमने कभी मेडिसिन के बारे में पर्सनली कभी डिस्कस किया है, ना उन्होंने मुझे इस स्पेशलिटी की ओर कभी धक्का मारा है, ना उनने कभी मुझे कहा है कि आगे क्या करोगे, न्यूरोसर्जरी में ही जाओगे या सर्जरी में जाओगे। अच्छा। बट उनकी खासियत रही है दैट ही हैज़ ऑलवेज लेड बाय एन एग्जाम्पल। तो उनका जो एक इखलाकी जो एक एग्जाम्पल था मेरे लिए, वो मेरे लिए प्रेशर था रादर देन हिम बीइंग माई फादर।
क्योंकि मेरे सामने एक लाइव एग्जाम्पल था, तो उस एग्जाम्पल को फॉलो करना मेरे लिए एक नेचुरल कोर्स था। तो प्रेशर एज सच कभी महसूस नहीं हुआ, मे बी बाहर से, बट पर्सनली ऐसा कभी प्रेशर मुझे महसूस नहीं हुआ। And interestingly, your mother, who was also part of Sikkim's SORA, I think she was among the first recipients of Nightingale Award by the President of India, the then President of India. तो ऐसे माहौल में आप पनपे हैं और फिर आप डॉक्टर बनते हैं और एक स्पेशलिटी को चुनते हैं, तो फाइनली यू आर इनटू सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। तो व्हाट वाज द आइडिया ऑफ गेटिंग इनटू दिस स्पेशलिटी? बचपन से ही मुझे सर्जन बनने का बहुत शौक था। अब ये मैं बोलूँगा मेरा एक पर्सनल एम्बिशन था। तो जैसे मैं सर्जरी में आया, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के बारे में उतना आइडिया नहीं था मुझे, क्योंकि जो ट्रेडिशनल सुपर स्पेशलिटीज़ है जैसे न्यूरोसर्जरी है, यूरोलॉजी है, कार्डियक सर्जरी है, ये काफ़ी एस्टैब्लिश स्पेशलिटीज़ हैं। सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एक रिलेटिवली नई स्पेशलिटी छमान नीवान। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में 1980s में डेवलप हुई। 1970 से 1980s प्रोफेसर समीरन नंदी ने शुरू किया। तो जब मैं सेकेंड ईयर MS में आया तो मेरे एक सीनियर थे, वो तैयारी कर रहे थे। वो काफ़ी ब्राइट सीनियर थे हमारे और मुझ पे काफ़ी इन्फ्लुएंस था उनका। डॉक्टर अल्ताफ़ अभी हेड है एम्स बठिंडा में प्लास्टिक सर्जरी के। तो उन्होंने मुझे सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया। तो जब सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के बारे में मालूम पड़ा तो इसमें पैनक्रियाटिक सर्जरी आती है, बिल्कुल, बिलियरी ट्रैक्ट लिवर की सर्जरी आती है, एब्डोमेन की सर्जरी आती है। तो मुझे काफ़ी फैसिनेशन होता था कि जो ये ट्यूमर्स होते हैं पैनक्रियाज के, गॉल ब्लैडर के, ये काफ़ी कम मौके देते हैं आपको। तो एक चैलेंज की तरह मैंने लिया कि करना तो यही है, और धीरे धीरे आई बिकेम ऑब्सेस्ड एंड इट बिकेम माई फ्यूचर करियर। अच्छा अच्छा। तो अभी आर यू सेटिस्फाइड विद दिस कि जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? एब्सोल्युटली। रिसेंटली आपने एक इट वाज अ डिफिकल्ट, इट मस्ट हैव बीन अ डिफिकल्ट डिसीजन फॉर यू टू quit government job. You were assistant professor with Government Medical College Jammu, then taking a decision of coming back to Kashmir and joining a private health sector, private hospital. So tell us about that. वेल, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक सोचता है कि गवर्नमेंट जॉब एक छोड़ना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। बिल्कुल, खास तौर से वो भी कश्मीर में, जी, बट जहाँ पे एवरीवन लुक्स अप टू गवर्नमेंट जॉब। जी, एंड गलत भी नहीं है। हाँ हाँ मतलब हमारे इंस्टीट्यूट्स बहुत बेहतरीन हैं, जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं हाँ हम हाँ, उन्हीं की वजह से हैं, एंड ऑल ऑफ अस हैव पास दोज गेट्स, तो वी रेवर दोज प्लेसेस, एंड वहाँ जाना एक नॉस्टैल्जिया भी होता है। बिल्कुल लेकिन उसके ऊपर भी एक चीज़ होती है जिसे हम फैमिली कहते हैं। सही। वालिद साहब यहाँ पे थे, मामा के जो है फौत होने के बाद वो अकेले थे, एंड वो काफ़ी पैशनेट है, तो वो अभी भी अपना काम डेली करते हैं। तो उनके साथ रहना मेरे लिए एक मोटिवेशन था। और जब मैं श्रीनगर वापस आया तो पारस से बेहतर ऑप्शन मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम समझ नहीं आया। हाँ, उसका रीज़न ये है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पारस में अवेलेबल है, क्योंकि जो मेरी स्पेशलिटी है काफ़ी इंट्रिकेट स्पेशलिटी है, हाई रिस्क है, इनफैक्ट मार्जिन फॉर एरर इज़ वेरी लेस। तो मुझे लगा कि जो सपोर्ट सिस्टम पारस में अवेलेबल है और जो लोग वहाँ पे अभी हैं एज डॉक्टर्स और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उनमें से काफ़ी लोगों के साथ हम पले बढ़े हैं। हाँ हाँ, काफ़ी मेरे कलीग्स रहे हैं ट्रेनिंग के टाइम बाकी स्पेशलिटीज़ के, तो उनको मैं पर्सनली जानता हूँ। आई नो देयर कैपेबिलिटीज़, आई नो व्हाट दे आर केपेबल ऑफ डूइंग। सो आई फेल्ट कि इससे ज़्यादा सेफ जगह मेरे लिए और मेरे पेशेंट्स के लिए कोई नहीं हो सकती। so it's like working in a family. येस, यू कैन से दैट। प्लस आई फील दिस इज़ द प्लेस वेयर आई कैन डू द ग्रेटेस्ट जस्टिस टू माई स्पेशलिटी। तो जो आपको हमारे दोस्त देख रहे हैं कि सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एक सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कैसे एक पेशेंट को डील करता है, और हु इज दैट पर्सन, हाउ डू यू डिफाइन योर ओन स्पेशलिटी? देखिए, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो है एक हम कहेंगे एक ब्रॉड स्पेशलिटी भी है। हाँ हाँ, अगर सिंपल टर्म्स मंज वनो तो ये यड रिलेटेड कहाँ थे प्रॉब्लम आए सो सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कवर करा। बिल्कुल अब ये स्पेशलिटी कैसे है, हम पर्टिकुलरली इसमें जो लिवर, पैनक्रियाज, बीयूस तिलपुच्छ, गॉल ब्लैडर जिसको कहते हैं, इसकी डिजीज़ पे भी काफ़ी फोकस करते हैं। उसमें बिनाइन डिजीज़ आती हैं जिनमें पत्थर के रिलेटेड स्टोन होता है, या पैनक्रेटिक इन्फ्लेमेशन होती है जिसमें पैनक्रेटाइटिस आता है, एक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस आता है। और फिर कैंसर्स जो होते हैं जैसे लिवर का कैंसर हो गया, गॉल ब्लैडर का कैंसर हो गया, पैनक्रियाज का, या स्टमक का, या स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर हो गया, तो वी आर स्पेशलाइज्ड इन डीलिंग विद दैट। हाँ हाँ,
उसके अलावा हम इसमें एडवांस टेक्निक्स ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि हम मिनिमल एक्सेस सर्जरी यूज़ करते हैं, या तो इट्स की होल सर्जरी छवना, लैप्रोस्कोपी हो गया, रोबोटिक्स हो गया। तो इसमें हमारी स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है। हाँ, हाँ, तो हम इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं। इसके अलावा एक और स्पेक्ट्रम इसमें आता है जिसको हम मेटाबॉलिक सर्जरी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ओबेसिटी, फैटी लिवर और उसके रिलेटेड जो डिजीज़ होती है, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं सही। बेसिकली। तो इसकी भी एक सर्जिकल ट्रीटमेंट आती है, वो भी सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अंडर आता है। हाँ, हाँ। अगर ज़्यादा एडवांस की बात करें तो लिवर ट्रांसप्लांट भी ब्रॉडली सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोबिलियरी सर्जन ही डील करते हैं। तो एक खास इशू ये भी है कि जो यहाँ पे ओबेसिटी अब बढ़ रही है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। वी आर आल्सो फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज विद रिगार्ड टू ग्रेड 1 ग्रेड 2 लिवर डिजीजेस कशरन जनरली अगर टेस्ट कर ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर उसके क्या वजूहत है? अत मुझे बेसिकली BS नहीं स्पेसिफिकली टू कशीर था हाँ, हाँ। ये ग्लोबल फिनोमेनन। इट्स ग्लोबल। ये ग्लोबल फिनोमेनन जो ओबेसिटी है, इट इज़ एन एपिडेमिक। एंड ये एक ऐसी चीज़ है, यू शुड ओवर द स्पेक्ट्रम सोचतन अमीर, सोचतन गरीब, सोचतन कहाँ ते सही। ओबेसिटी सारनी मज प्रेवलेंट इतना है कि मतलब शुरन मज ते ओबेसिटी मामन, मतलब वी आर फाइंडिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी ऑल्सो एज अ प्रॉब्लम ना। हाँ, हाँ, इसका एक ग्रॉस लाइफस्टाइल रिलेटेड इशू है। पहले हम कहीं से कहीं जाते थे, हम पैदल चलना भी पसंद करते थे, सही। साइकिल पे जाना भी पसंद करते थे। हमारे काम काफ़ी हद तक मैनुअल होते थे, लोग खेतों में काम करते थे या आब सारान, वट एवर द लाइफ स्टाइल वॉज, सही। दैट हैज़ चेंज्ड। सो आई थिंक ये सारा मिल के एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, हाँ, हाँ, रादर देन टू आइसोलेट दिस इशू इनटू ये कश्मीर की प्रॉब्लम है या हाई सोसाइटी की प्रॉब्लम है या लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की प्रॉब्लम है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ओबेसिटी एक एपिडेमिक है। एपिडेमिक का मतलब इट अफेक्ट्स ऑल पीपल अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, अक्रॉस द बोर्ड। और ओबेसिटी जो है वो अकेले नहीं आती है, वो अपने साथ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, स्ट्रोक, ऐसी चीज़ें साथ लेके आती गोयरे चीज है। है। बिल्कुल, ये एक स्पेक्ट्रम है। इसीलिए इसमें हम अपने फिजिशियन दोस्तों के साथ मिलके एक मल्टीडिसिप्लिनरी सेटअप में इसका ट्रीटमेंट और इसका जो मैनेजमेंट है वो डिस्कस करते हैं, जिसका एक हिस्सा सर्जिकल पार्ट आता है। तो उसमें फिर डिस्कशन हो जाते हैं कि क्या कैसे ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट किया जाएगा। जी। तो डॉक्टर साहब तय करूँ पान डिफरेंट इंस्टीट्यूशन मज काम कर्मुत खास तौर से वो गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस थे। जम्मू एंड कश्मीर बीइंग one of the one of the few states rather to have not that vibrant private health sector. How do you see this place coming up with the private health sector here in Kashmir? आई थिंक दैट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट स्टोरी ऑफ आवर स्टेट। जो हमारा प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी तक वो कोप नहीं कर पाया है जो हमारी रिक्वायरमेंट है। हाँ, हाँ, मैं बाहर काफ़ी हॉस्पिटल्स में काम कर चुका हूँ, बोथ एज अ डॉक्टर एंड एज अ विजिटिंग। आई हैव विजिटेड माई फ्रेंड्स या कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में गए हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, हाँ, हाँ, वो टाटा मेमोरियल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो या मैक्स हॉस्पिटल हो या फोर्टिस हॉस्पिटल हो, आपको कहीं ना कहीं कश्मीरी पेशेंट दर दर की ठोकरें खाते हुए मिलेंगे। बिल्कुल। तो वैसा वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर एटलीस्ट है हमारे स्टेट में पारस से पहले नहीं इस्टेब्लिश हो पाया। अब उसके क्या रीजंस हैं वो मल्टी फैक्टोरियल हो सकता है, बट व्हेन आई लुक एट इट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, आई सी पारस एंड आई हैव सीन ऑल अदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री। इट इज़ अ वेरी गुड अटेम्प्ट, it is a very good infrastructure and very good attempt to give our people the bare minimum that they deserve हाँ, in world class healthcare and also the facilities that come with it। जो प्रोफेशनलिज्म है जो नर्सिंग स्टाफ से शुरू होता है, डॉक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन पे ख़त्म होता है। तो जो मेरा अभी एक्सपीरियंस रहा है, आई हैव बीन वेरी हैप्पी। डॉक्टर हमजा का जो बचपन है वो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के इर्द गिर्द रहा जो खुद एक इंस्टीट्यूशन खुद एक मुल्क में एक नाम बना चुका था। वहाँ के डॉक्टर्स उस वक्त के ख़ास तौर से आपके वालिद साहब खुद अपनी जो फैकल्टी है उसके मायनाज डॉक्टर थे। न्यूरो सर्जरी में उनका बिल्कुल ही वाज द फाउंडर एंड ही डिड सम रिमार्केबल वर्क्स। उसकी कुछ यादें हैं आपको वहाँ की? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब हम तो कहते हैं कि हम उस इंस्टीट्यूट स्किम्स के साथ साथ ही बड़े हुए। हाँ, इतना क्लोजनेस था कि जो स्किम्स की जो नीली गाड़ी है, हाँ, हाँ। तो उसको जब हम देखते थे तो बोलते थे हमारी गाड़ी है, अच्छा। क्योंकि हम स्कूल भी उसी में जाते थे,
हम ऐसे? रहते भी क्वार्टर्स में थे। एंड हमसे मैं कहता हूँ कि मैं और मेरे जितने भी कंटेम्प्रेरी डॉक्टर्स के बच्चे मेरे एज ग्रुप में थे, मेरे आगे पीछे जितने भी थे, जो वहाँ रहते थे? जी, हमारी 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 दुनिया ही वही थी। क्योंकि हाँ, हमारे जो पेरेंट्स थे उनके लिए एक मिशन था। हाँ, हाँ। उन्होंने स्किम्स को एक मिशन की तरह लिया था कि हमें एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वाली इंस्टीट्यूट अपने लोगों को देनी है, और उन्होंने दिया। So I think someone was telling me, I was just preparing to come into the studio, and someone was telling me he's probably the first delivery that happened in the trust hospital. तो क्या ये सही है? हाँ, मतलब जब स्किम्स बना तो पहले ट्रस्ट हॉस्पिटल शुरू हुआ जो वहाँ आगे है अच्छा। वहाँ पे। So, तो वन ऑफ द फर्स्ट डिलीवरीज, प्रोबेबली द फर्स्ट वन, अच्छा। जब हुई थी तो मैं ही डिलीवर हुआ था So this was which year? 1984 अक्टूबर में। अच्छा। जी। तो मतलब आपका इसी इसी सो इट महीने इज़ माई है? अल्मा माटर, इट इज़ माई अल्मा माटर। तो बोथ माई फादर एंड मदर हैव गिवन देयर लाइफ टू दैट प्लेस। हाँ, हाँ, हाँ। तो बहुत सारी यादें भी है। जी, जी। अच्छा, डॉक्टर साहब यम साथ तो ठीक छु मतलब अस्पताल ते आए, पेशेंट ते आए वुचित पत क्या व्हाट डू यू डू? When you come back home, I have a daughter, हाँ, हाँ। and when you have a daughter, it is a full-time job. हाँ, बिल्कुल। And my daughter is a reflection of my mom. Daughters are attached to their mother, Yes, father. yes, they are, and mine is a reflection of my mother. अच्छा, So मेरा काफ़ी जो थकान है और जो मेरे दिन का जो सारा फटीग होता क्या है, बात है। उसको देख के निकल जाता है। बाकी थोड़ा टाइम निकालते हैं, अगर कोई स्पोर्ट्स हो या कोई फिटनेस रिलेटेड एक्टिविटी हो या फैमिली के साथ कहीं जाना हो, तो उस सब में मसरूफियात निकल जाती हैं। कभी कभार डॉक्टर्स के साथ बैठ बैठ के कैंसर्स पे, डिजीज पे बात करना, तो वी थॉट कि ओके विल टेक आवर ऑडियंसेस टू अ डिफरेंट लेवल। तो जब हम कैंसर्स की बात करें तो स्टमक कैंसर इज ऑल्सो अमंग द टॉप 10 कैंसर्स इन कश्मीर. So esophagus cancer is there, lung cancer is there, and now the prostate cancer is emerging at a rampant scale. So how do you see this overall graph of cancers in Kashmir? देखिए, जहाँ तक इसोफेगस और स्टमक कैंसर है, इनको मैं साथ में लूँगा, हाँ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक ही ऑलमोस्ट जगह एक पे ही. पाए जाते हैं ऑर्गन्स। ये टॉप 5 में, इफ़ नॉट द टॉप 3 में, तो सर्टनली हैं। बिल्कुल. तो इसमें एक चीज़ हमें सीखनी है कि हमारी जो सोसाइटी है, जैसे कश्मीर है, यहाँ पे इतना कॉमन क्यों है। बहुत सारी कंट्रीज़ है दुनिया में, जैसे जापान है, कोरिया है, चाइना है, वहाँ पे भी स्टमक कैंसर्स और जो अपर जीआई ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं, हाँ, युस खेनिश नल तो भी म्याद बेसिकली सही. तमिक कैंसर वारिया ज़्यादा प्रेवलेंट। सेम सिचुएशन यहाँ भी है। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया है और एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। स्क्रीनिंग प्रोग्राम मतलब हो गया, जैसे एक पर्टिकुलर एज हो जाती है लोग के, अगर 40 साल के हो जाते हैं तो उन सब की एंडोस्कोपी होती है। हाँ, हाँ, हाँ. एक गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है, तो वो इन कैंसर्स को बहुत जल्दी पिक करते हैं। हमारी ट्रेजेडी ये है कि हमारे पास जो कैंसर आते हैं, वो जिसको हम बोलते हैं स्टेज थ्री या स्टेज फोर इज़ कंसिडर्ड दी लास्ट स्टेज ऑफ द ट्यूमर, हाँ, हाँ, मतलब कैंसर फैल चुका है। स्टेज 3 या स्टेज 4 पे हमारे 90% पेशेंट्स हमारे मिलते हैं, Because screening is not there. क्योंकि स्क्रीनिंग नहीं है, क्योंकि हमारे पास ओवर द काउंटर मेडिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारे पेशेंट्स को मालूम नहीं है कि मिलना किससे है। हाँ, हाँ. अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी हैं, वो काफ़ी चीज़ों को जस्ट डिले म्यादस शुगर बेरगुमत ऐसे करके ट्रीट करके दे देते हैं। डिले कर हमारी सोसाइटी में कल्चर है कि जो मोहल्ले का फार्मासिस्ट होता है, So she's वो भी ultimate. वो भी एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल की तरह उसको देखते हैं। बिल्कुल. ऑल्दो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट जो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हैं, उसकी वजह से काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। और मुझे लगता है कि हमें स्पेशली साउथ कश्मीर का जो एरिया है, हमें स्क्रीनिंग प्रोग्राम इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो साउथ कश्मीर, आपने कहा साउथ कश्मीर में ही स्टार्ट करना पड़ेगा. इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट? कोई भी कैंसर हो, दो मेन रीजंस हमेशा रहते हैं। एक होता है जेनेटिक हाँ, हाँ. और दूसरा होता है एनवायरमेंटल। अच्छा. अब जो कश्मीर जो है एक कंटेंट सोसाइटी है, तो एक जेनेटिक पूल हमारा कंसंट्रेटेड है ही है, बिल्कुल. तो कोई भी म्यूटेशन का ज़ाहिर होना के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारा खाने पीने का तरीका काफ़ी यूनिक है। सही. जिस तरह के मसाले हम खाते हैं, जिस तरह की चाय हम पीते हैं, जिस तरह का हमारा रहना सहना है, वो टोटली यूनिक है। तो हो सकता है ये दोनों फैक्टर्स जो है मेनली हाँ. इसको कंट्रीब्यूट करते हों। स्क्रीनिंग की अगर आपने बात की, तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स डेफिनेटली शुड बी स्टार्टेड ऑफिशियली एंड एट अ गवर्नमेंट लेवल. तो वो तब जाके हम
सारे एरियाज़ को कैटर कर सकते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि एक कन्वर्जेंस हो, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर और गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर ये कन्वर्जेंस में काम करके डिफरेंट एरियाज़ में रीच आउट कर सकते हैं। जब बात करें गैस्ट्रो की और स्टमक की, गट हेल्थ कितने ही का इंसान मेंटेन करते सेफ गार्ड करते हैं। देखिए अगेन गट हेल्थ का जो इशू है इट इज़ एन ओवरऑल हेल्थ रिलेटेड हाँ हाँ थिंग। लाइफस्टाइल उसमें नंबर 1 आता है। बिल्कुल आई विल से दैट आज की डेट में 90% यम सन मिडल एज एडल्ट्स हाँ यम हाँ 35-50 वरी वल तिमन कुन किसी न किसी तरह का उनका गैस्ट्रिक इशू रहता है। सही है। मेरे पास यूजुअली जो पेशेंट्स आते हैं तम दपान कि अस बत खेवान तम पे गोबर बासान या चोक आब सो यवान क्या बासा या खेवान तो तम पे नबर पेवान गछुन हाँ श्रपान कह। दीज आर द कॉमन थिंग्स दैट वी हेयर। हाँ इसका अगर आप गहराई में जाएंगे आपकी बॉडी पे वही चीज़ असर करेगी जो उसके अंदर जाएगी। ठीक सो द काइंड ऑफ फूड दैट वी ईट, जिस तरह का खाना हम खाते हैं, जो उस खाने में डलता है और वो कहाँ से आता है, हाँ ये नंबर 1 कॉजेज़ हैं इन सिम्टम्स के। फिर हमारा लाइफस्टाइल हो गया, हम खाना खाने के बाद फ़ोन पे बैठेंगे या लेट जाएंगे या सो जाएंगे। हाँ हाउ मेनी ऑफ अस, हम में से कितने लोग शाम को वॉक करते हैं या मतलब खाना खाने और सोने में एक इंटरवल रखते हैं। मोस्ट ऑफ अस वी ईट एट अराउंड 10 o'clock and we sleep at 12 or 11 o'clock. मगर डॉक्टर साहब ना तथ सिचुएशन में रोजान कि हेको शाम नबर नीरित ये ना सो सिचुएशन गरे पेवान रोजन तो हालातो कर मजबूर ना क्या अंदर रोजनस पे बस वन मगर तम पे नाउ दैट थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड वी शुड मेक दिस हैबिट एंड आई थिंक जनरली इन फैमिलीज अगर तुम शाम बत खेवान पे वन तुम गर कोई गसन और नबर क्या नबर गसान। तो ये वॉक का या खाने के बाद थोड़ा टहलने का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं था हमारे में। अब थोड़ा स्टार्ट हो गया है। तो तथ क्या वन बोजन वाले तिमन क्या पज कर अगर शाम क्या बत कस बज पज खोन या शाम डिनर कहीं गस कर। आई थिंक सारी खुद ज़रूरी चीज़ दैट हमें अपने खाने का जो टाइम है हाँ हाँ वो थोड़ा जल्दी करना है। अगर हम खाना अराउंड 8:30 या अर्ली 9 डिनर बजे खाते हैं तो उसके बाद हमारे पास इनफ टाइम है ये घर पे ही टहलने का, हाँ हाँ या एटलीस्ट कि मतलब हम सो ना जाएं, क्योंकि जो खाना हम खाते हैं उसको भी डाइजेस्ट होने में और पास होने में 3 से 4 घंटे का वक्त चाहिए। हाँ हाँ तो युस ये म्यादस पे बत रोजान तम पे शोंगान ये अच्छे वनान रिफ्लक्स। बिल्कुल कुछ टाइम तक ये रिफ्लक्स होता रहता है और धीरे धीरे, क्योंकि हमें मालूम है, सबको मालूम है कि स्टमक के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। बिल्कुल ये एसिड जब हमारे खाने की नली में जाता है तो पेन करता है, जलन करता है, और उसके साथ साथ जो वहाँ का जो परत होती है जिसको म्यूकोजा बोलते हैं उसको डैमेज भी करता है। तो काफ़ी हमारे जो इसोफेजल कैंसर्स होते हैं वो इसकी वजह से भी होते हैं, हाँ हाँ रिफ्लक्स की वजह से। यमिस इंसान थोड़ा बहुत अमिच कह सिम्टम्स हेकन डेवलप गसित क्या तमिस गसान अगर इसोफेगल या स्टमक कैंसर अगर कंस थोड़ा बहुत तमिस हेक बसित कि यम चीज हेकान गसित तमिस क्या सिम्टम्स हेकन गसित। कैंसरस में अनफॉर्चुनेटली यम सिम्टम्स यूतस कालस गसान तम जब साथ तक सिम्टम्स आते हैं थिंग्स हैव प्रोग्रेस्ड। हाँ हाँ तो कॉमन सिम्टम्स होते हैं या थोप गसान, दैट मीन्स कैंसर इतना बढ़ गया है कि जो रास्ता जो है वो बंद हो गया है। अच्छा तो यम चीज़ यम ब्लीड करान, यमन हेक ब्लीडिंग गसित, सो हेक या उल्टी पटियत या हेक बड़िस पेशाबस सत। अच्छा तो ये सिचुएशंस जो हैं ये हमारी यूजुअली होती है जब ट्यूमर एडवांस्ड हो जाता है। अच्छा अच्छा अर्ली सिम्टम्स अगर हम बोलेंगे वो हमेशा यही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं, जैसे गोबेर गछुन या चौकेर गछुन चक्कर गसान या वजन कम गछुन। अगेन वजन कम गछुन तो एडवांस ट्यूमर हाँ सिम्टम, बट स्टार्टिंग में हमेशा जो सिम्टम्स हैं नॉन स्पेसिफिक होते हैं। इसीलिए स्क्रीनिंग जो है और अवेयरनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा रोल आता है। हम अल्सर्स पे बात करेंगे और कुछ ऐसे भी इश्यूज है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं जिनको जिनको हम आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों जो उर्जू हेल्थ पॉडकास्ट है इसमें हम कुछ मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान से बात करते हैं और जो भी इश्यूज़ है, जो भी स्पेशलिटीज़ है उनके अंडर वो जो काम करते हैं तो उस पर हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं और आप तक कुछ ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप घर बैठे एटलीस्ट उनको आप यूज़ कर सकते हैं। और ख़ास तौर से जो हमने सारे डॉक्टर साहिबान के साथ बात करते हुए ये देखा कि दे आर
discouraging people to go for self medication. तो सेल्फ मेडिकेशन जो हमारे कश्मीर में बहुत ज़्यादा है, और ओवर द काउंटर ड्रग्स भी अवेलेबल है, तो जिसमें न कि ऑफिशियली चेक है, अनऑफिशियली आप जाते ही है उन काउंटर्स पे, तो उसको आप ध्यान रखें, आप खामखा दवाइयाँ ना लें, खामखा आप जो है सेल्फ मेडिकेशन ना करें जब भी आपका कोई भी इशू है, चाहे हेडेक हो या स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो. डॉक्टर साहब, एक बहुत ही बड़ा इशू है जो व्हेन आई वाज डूइंग दिस प्लानिंग फॉर दिस इंटरव्यू, दिस वन कंसर्न. अच्छा ना, एक एरिया है हमारा विच इज़ अ डंपिंग साइट फॉर श्रीनगर, तो इट रिमेन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस स्मेल, पंजेंट स्मेल. तो आई हैपन टू गो टू दैट प्लेस. वहाँ के जितने भी बाशिंदगान हैं, जितने भी इनहेबिटेंट्स हैं, दे ऑल यूज गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रिलेटेड मेडिसिन्स. उनको डेवलप हुई है वो बीमारी जब उनका म्यादा बहुत इरिटेंट रहता है. What is the cause for that? I mean, is there a particular reason for that? Is it because of that environment? और सारा मतलब मैंने एक रेकी किया, अगर मैं 10 घरों में गया, 10 के 10 घर के इनहेबिटेंट्स वो पेंटॉप DSR किसी तरह की मेडिसिन पे थे. बिल्कुल जी. तो क्या रीज़न है इसका? देखिए, जो गैस्ट्रिक इन्फ्लेमेशन जो है या तो गैस्ट्राइटिस वनान, यह छुन सिर्फ खाने के मवाद से गसान कह, अत मज ब्याख टाइप आसान यथ बैक्टीरियल गैस्ट्राइटिस वनान, टाइप B गैस्ट्राइटिस तथ खतर बैक्टीरिया आसान जिम्मेदार, तथ वनान H. pylori. यह सैनिस आबस मज हर कुन जाए मिलान. ओके. मतलब सो मच सो कि अगर इस सरसी पॉपुलेशनस वुचो 70 to 90% लुकन मज आसि बैक्टीरिया. बे बैक्टीरिया मिलान यतन आब मोकुर ततन ज़्यादा कॉमन आसान. सो लाइकली तिमन बैक्टीरियल गैस्ट्राइटिस, टाइप B गैस्ट्राइटिस यथ वनान. सो उनके लिए जो ट्रीटमेंट है वो अलग है. अब देखिए, यहाँ पे ही आता है ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट का प्रॉब्लम. बिल्कुल. वो किसी मेडिसिन की शॉप पे जाएंगे तो वो उनको दवाई दे देगा, सिम्टम ठीक हो जाएगा, 3 दिन के बाद दोबारा उनको रहेगा. बिल्कुल हो जाएगा. ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो साल भर मेडिकेशन खाते रहते हैं, जबकि इसका एक सिंपल सा इलाज है. उनकी एक बायोप्सी होती है या एक ब्रेथ टेस्ट, सिंपल सा एक ब्रेथ टेस्ट होता है एंडोस्कोपी पे. उनके ब्रेथ में पता चलता है कि उनके ये बैक्टीरिया उनके अंदर है कि नहीं है. अच्छा. तथ वनान रैपिड यूरिएस टेस्ट. अच्छा. तो तिमन अख दवा कोर्स आसा करुन 2 हफ्तन एंड 99% इरेडिकेशन हो जाता है उससे. अच्छा. एंड जो H. pylori है वो अपने आप में एक कैंसर कॉजिंग बैक्टीरिया है. वन ऑफ द वेरी रेयर सिचुएशंस जहाँ पे एक बैक्टीरिया एक कैंसर कर सकता है. वेरी रेयर इंस्टेंस ऑफ कैंसर जो सिर्फ ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है. बिल्कुल. यम रोजन वल यह प्रोग्राम बोजान तिमन पज डॉक्टर साहब वनान अत पे अमल करें, तो ओवर द काउंटर ड्रग्स नहीं यूज करें कह, तो बे डॉक्टर साहबस नश गन तो वुचन कि क्या अत मज डॉक्टर साहब वनान कि टेस्ट तक गि. डॉक्टर साहब, आपने खुद जो है जब से जम्मू में बहुत सारे सर्जरीज भी आपने कंडक्ट किए हैं, तो कोई ऐसी सर्जरी जो आपको, जिसने आपको बिल्कुल आज तक जितनी भी आपने सर्जरीज की है कि सिखाया कि नहीं ये सर्जरी मेरे लिए बहुत टफ थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गई मेरे से? देखिए, हमारे जो सर्जन होता है उसके लिए हर एक सर्जरी एक सबक दे के जाती है. एक चैलेंज होता है, सबक दे के. और स्पेशली हमारी स्पेशलिटी में हम काफ़ी क्रिटिकल एरिया पे सर्जरी करते हैं. तो ऐसे एक यंग फीमेल थी, उसको लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर था. अच्छा. तो वो बिल्कुल एक गांव के एरिया से, पहाड़ी एरिया से आई थी. जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि इसको रेक्टम का कैंसर है. तो हमने टेस्ट कराए तो देखा कि उसने बोला कि मैं तो बस 25 साल की हूँ, कैसे हुआ मुझे ये. तो उसका जो सवाल था मेरे लिए कि मुझे कैसे हुआ. ना मैं सिगरेट पीती हूँ, ना मैं कोई बुरी आदत है मेरी, बिल्कुल, ना मैं अल्कोहल लेती हूँ. तो डॉक्टर साहब ये होता कैसे है? एक अनपढ़ लेडी का ये सवाल था. एंड दैट क्वेश्चन शुक मी कि मैं इसको अब कैसे समझाऊँ, बिकॉज उसको ऐसा लगा कि मेरी गलती है ये. अच्छा अच्छा अच्छा. फिर उसके साथ मैंने 1 घंटा बैठ के उसको पढ़ाया और समझाया, और वो समझ भी गई. आप यकीन नहीं करेंगे, उसको कीमोथेरेपी मिली, रेडियोथेरेपी मिली, एक एक चीज़ उसको समझ आई. उसके बाद उसकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई GMC जम्मू में. लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद जिसका कॉस्ट अराउंड उसको मुझे लगता है 6-7 लाख आ जाता, कहीं पे भी फ्री में हुई. उसके बाद दोबारा कीमोथेरेपी हुई, और वो पेशेंट अभी शी इज़ सर्वाइविंग 3 years डाउन द लाइन. एंड उसका एग्जाम्पल मुझे हमेशा याद रहता है कि आपको किसी भी पेशेंट का ये देख के कि इसको समझ नहीं आएगा, उस पर गिव अप नहीं करना चाहिए.
हाँ, आपको हर एक पेशेंट को समझाना चाहिए, क्योंकि वो समझना चाहता है कि उसके साथ क्या हुआ है, क्या होना है और क्या हो सकता है। because it is their body. They want to basically, एग्जैक्टली अगर आप पेशेंट recover. को समझाएंगे कि क्या हो रहा है आपके साथ, यकीन मानिए वो ठीक भी होगा, और अगर कुछ उसके साथ डिफ़िकल्टी भी वो उसको आपसे अच्छी तरह समझेगा। बिल्कुल. पेशेंट्स में बहुत 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 पेशेंस और बहुत ताकत होती है, तभी उनको पेशेंट बोलते हैं। एक जनरल प्रैक्टिस ये भी है कि जो हमारे कैंसर पेशेंट्स हैं, हमारे यहाँ रीजनल कैंसर सेंटर सिक्किम्स में है, तो जनरल प्रैक्टिस ये भी है, बिकॉज आई एम ऑल्सो टेलिंग इट आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस, बिकॉज माई फादर वॉज सफरिंग फ्रॉम लंग कार्सिनोमा. तो हम पेशेंट को बोलते नहीं है मतलब ये तकलीफ, तो वो पेशेंट किसी पीरियड तक उसमें रहता है कि मुझ ट्रीटमेंट कुछ चीज़ें चला. तो कितना ज़रूरी है ख़ास तौर से कैंसर पेशेंट को इमिजिएटली बोलना या उसको वाकिफ़ कराना कि आप इस तकलीफ़ में मुब्तला है और आपको इससे जूझना है, तो वो या इसको आपको फ़ाइट करना है. यही जैसे मैं कंटिन्यूइंग फ्रॉम व्हाट आई सेड प्रीवियसली कि एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट एम्पैथी होता है। हाँ, आपके पेशेंट के की ओर आपकी जो 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 आपको यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर कंडीशन, तो उसमें सही. कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप उसको मे बी शायद नहीं बोल पाएँ कि एग्जैक्टली आपको क्या हुआ है, बट आपको उसके लिए तैयार करना है उसको, वो आपकी जिम्मेदारी है। हम कहते हैं जो कैंसर है वो केयर गिवर्स भी होते हैं, कैंसर के डॉक्टर्स जो हैं वो केयर गिवर्स भी होते हैं। बिल्कुल. इसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, और आप एज अ डॉक्टर, क्योंकि आप पे बहुत भरोसा होता है पेशेंट को, सही. तो पर्सनली मैं मानता हूँ कि अब हमें पेशेंट को हमेशा बताना चाहिए, ग्रेजुअली बताना चाहिए, उसकी सिचुएशन उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए बताना समझते हुए. चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली आप बोल देंगे। हर इंसान डिफरेंट होता है, तो आपको वो जो एम्पैथेटिक साइड है अपना, वो हमेशा एक्टिवेटेड रखना है। आपको उस पेशेंट को समझ के उसको समझाना है, एंड जितना आप उसको समझाएंगे उतना वो उस बीमारी को समझेगा और उसका ट्रीटमेंट उतना स्मूथली चलेगा। You have seen your father treating his patients. You treat your patients. Do you see any difference? ही I mean, do you see any difference in that empathetic approach in treating that patient as a patient? सी ओवरऑल ये सेम रहता है। हाँ, किसी भी पेशेंट की ओर जो आपका अप्रोच है, आपको मेरे हिसाब से सेम रखना चाहिए, बट हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। मगर और जैसे मेरे वालिद साहब पेशेंट्स को देखते थे, उनके ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट होते थे, हाँ, हेड इंजरी के पेशेंट होते थे, उनके टाइम तो बुलेट इंजरी और ब्लास्ट इंजरी के भी पेशेंट होते थे। तो ही यूज़ टू बी 100 माइल्स एन आवर ऑल द टाइम, मतलब वो फुल ब्लास्ट मोड में हमेशा रहते थे। हाँ, सो मच सो कि हम तो उनको काफ़ी टाइम मिलते भी नहीं थे। देखते भी नहीं थे. तो उस हिसाब से शायद थोड़ा डिफरेंट है, और मे बी वक्त भी बदल चुका है। तो हमारी जो ट्रेनिंग है उसका हिस्सा आता है, स्पेशली सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग में हमें समझाया जाता है कि पेशेंट्स के साथ कैसे आपको डील करना है और कैसे समझाना है। Why I asked you this question, because we see now a lot of patient-doctor relationship has deteriorated so much so that we see skirmishes in the government medical college, PHCs, CHCs, and dispensaries. Well, this has gone down. I mean, patients sometimes don't trust doctors. They just start questioning them. Doctors start, misbehaving with the patients. तो कैसे as a young professional, कैसे how do you think this should be maintained? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे जो डॉक्टर्स हैं बहुत मेहनत करते हैं हाँ, और बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में काम करते हैं। मैं भी इसी सिस्टम से आया हूँ। हम एक बहुत ही स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करते हैं। हमारे पास रेस्ट करने का टाइम बहुत कम होता है। हमारा सिस्टम ओवरबर्डन्ड है। बट स्टिल उसमें भी स्कोप हमेशा कम्युनिकेशन का रहता है। बिल्कुल. बात हमेशा कम्युनिकेशन गैप से शुरू होती है। हॉस्पिटल एक बात से बात बनती है. सुपर चार्ज एनवायरनमेंट है। आप बीमार को लेके आए हैं, आप परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है जाना कहाँ है, आपको हर एक चीज़ खुद ही जाके भागनी है। हमारे हॉस्पिटल्स उतने वेल इक्विप्ड नहीं थे, तो इस सिचुएशन में पेशेंस जो लेवल है वो काफ़ी कम रहती है। हाँ, हाँ, और खुदा ना खास्ता कोई आउटकम अगर ख़राब निकल जाए, तो वो जो सारा चीज़ है वो आउटबर्स्ट हो जाता है। हाँ, हाँ. तो आई डोंट थिंक ये रिएक्शन आप चेंज कर सकते हैं। आप चेंज कर सकते हैं अपना कम्युनिकेशन जो है। आप पेशेंट के अटेंडेंट्स या पेशेंट के साथ 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट बात कर समझाते सकते हुए हैं. अगर आप कम्युनिकेट करेंगे, मेरा मानना है कि आउटकम ऑलवेज इज़ डिफरेंट। हाँ, हाँ. तो मैंने खुद देखा है कि सेम सिचुएशन में दो डॉक्टर्स ने एक सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से डील किया है। फिर सामने जो अटेंडेंट्स हैं उनको भी समझना चाहिए कि सिचुएशन ऐसी है और
आउटकम जो है वो डॉक्टर के हाथ में नहीं था। नहीं था। क्योंकि मैं रिपीट करूँगा, हमारे जो इंस्टीट्यूट्स है वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। दे हैव वर्कड, इन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में काम किया है। मैं खुद उसका पार्ट था। जब हालात ख़राब थे तो हमने एक दिन में 125 एडमिशन भी किए हैं अच्छा। मेडिकल कॉलेज में, जिसमें ब्लास्ट इंजरी थे, पैलेट इंजरीज थी, स्ट्रैपनल इंजरीज थी। रात रात भर ऑपरेट किया। हमारे सीनियर्स ने आके सारे ऑपरेशन थिएटर खोल के रात रात में 3-3 सर्जरीज मैंने खुद की हैं। हाँ हाँ हाँ। तो बहुत मेहनत करते हैं, बट ये चीज़ लोगों को बताना और उनको कम्युनिकेट करना, आई थिंक वहाँ हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल। आई थिंक हमारे लोगों को भी ये समझना चाहिए कि जो डॉक्टर है कि एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में खुद काम करता है, एंड ही इज़ 24/7 डीलिंग विद लाइव्स। उसको उसके दिमाग में, उसके दिल दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मैं अपने पेशेंट को कैसे ठीक करूं या उसको कैसे ठीक होता हुआ देखूं। तो उसके बीच में अगर अटेंडेंट्स या जो आवाम है उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उनका जो एक स्पेस है उसको रेस्पेक्ट करे और डॉक्टर्स को अपना काम करने दे। तो ताकि ये जो डॉक्टर पेशेंट जो स्क्रिम्स होते हैं, फाइट्स होती है, ये बिल्कुल कम हो। और हम ये मानते हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं ख़ास तौर से गवर्नमेंट सेक्टर में, दे आर ओवरबर्डन एंड दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब एज फार एज देयर specialties are concerned. Dr. Hamzawani is also he has just joined the private sector, but he was part of the system. He knew in Jammu, in Bhopal, and in Kashmir also. तो डॉक्टर साहब डिफरेंट एक्सपीरियंस छ तो यम साथ तो पत थोड़ा टाइम छ लेजर टाइम मिलान, then you definitely go to your daughter, which is your go to person. मगर at the same time, do you have this habit of reconnecting to your patient sometimes? Suppose कोई पेशेंट ऐसा है जिसको आपने 3-4 साल पहले भी ट्रीट किया, बट यू स्टिल कीप इन टच कि नहीं फॉलो अप्स होते हैं? 100%। अच्छा। मेरे पेशेंट्स, जैसे मैंने इसी का अभी एग्जांपल बताया था, मतलब अभी भी मुझे उसका जो है, दे कॉल मी कि अभी अच्छा। हम नेक्स्ट स्टेप ये जा रहा है। क्योंकि जो ये होता है एक जर्नी होता है, हाँ, स्पेशली जो कैंसर ट्रीटमेंट है, ये जर्नी पेशेंट के साथ आप भी लेते हैं। राइट फ्रॉम द टाइम वो आपके पास आता है, हाँ हाँ जब तक वो इंशाल्लाह ठीक हो जाता है या आगे कुछ भी होता है, वो जर्नी, वो इमोशन आप उसके साथ जीते हैं। हाँ 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 एक एक चीज़ जो उसकी होती है, अच्छी बुरी, आप उसको महसूस करते हैं। ये मैंने पर्सनली देखा है। हाँ। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी रहता है। तो हमेशा इन टच रहते हैं पेशेंट्स, अच्छा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पेशेंट्स, बहुत 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 सब्र है एक इंसान के अंदर। और ये आप देखते हो जब पेशेंट डेथ को फेस करता है हाँ हाँ। या ऐसी डेडली डिजीज़ को फेस करता है जो उसकी ज़िंदगी ले सकती है, कंज्यूम करता है उसको। वो उसके अंदर एक नई हिम्मत भी पैदा करता है। हाँ और हाँ वो हिम्मत आपको भी होप देती है कि आप कुछ सही कर रहे हैं। हाँ हाँ। इट इज़ अ वंडरफुल जर्नी, एंड यू कीप टेकिंग दिस जर्नी अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। Has this profession, the medicine, and staying with the patients, has it overall impacted you as a person sometimes? 100% कोर्स। जब मैंने अपने सर्जिकल करियर की शुरुआत की, तो जैसे एक फाइटर जेट टेक ऑफ करता है, बिल्कुल। आप सोचते हैं आप सब चीज़ को चीरते हुए चले जाएंगे। बट जैसे आप लोगों को देखते हो, उनके साथ कनेक्ट करते हो, आपको लगता है ये जो बॉडी है इसके पीछे एक इंसान है। उसके उस इंसान के पीछे और बहुत इंसान है जो उस पर डिपेंड करते हैं। बिल्कुल। ये एक इक्वलाइज़र होता है, ये आपको शांत कर देता है हाँ हाँ हाँ। और ये आपको सर्टनली बदलता है। और मुझे लगता है डॉक्टर्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस आ जाती है और चीज़ों को समझने का जो तरीका है और देखने का जो नज़रिया जो है वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। मुझे काफ़ी टाइम ऐसा लगता था कि ये पेशेंट है, ये जो आखिरी बात कर रहा है मेरे से कर रहा है। ये अपने बेटे से बात कर सकता था, सही बात अपनी है। बेटी से, अपने वालिद साहब, किसी से भी कर सकता था। बट वो मोमेंट वो आपके साथ शेयर करता है, वो एक काफ़ी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस होता है। तो हाँ। ऐसी एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली आपको बदलेंगी 100%। तो जब आप किसी ऐसे पेशेंट को जो who had a very less chances of survival, so you operated and then you see that patient in the post-op maybe 1 or 2 days back, तो आप फिर कैसा, how do you reconnect to that patient, in a conversational mode? सबसे बड़ी बात है कि वो आपको एक होप की तरह देखता है। तो वो होप आपने उसको छोड़ने नहीं देना है, कुछ भी हो जाए। हाँ हाँ आउटकम आपको लगे कि शायद इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, या जो सर्जरी है वो क्यूरेटिव नहीं हो पाई, हाँ मतलब जिसको पैलिएशन कहते हैं उसके हिसाब से हो पाई,
बट वो पेशेंट आपको देख रहा है, आंसर्स आपसे चाहिए, उसको आपसे आंसर्स चाहिए, तो वो होप आपको कभी उसको, यू डोंट हैव टू गिव हिम द होपलेसनेस। हाँ हाँ हाँ। तो अपने साथ साथ आपको उसको भी मोटिवेट करना पड़ता है। मुझे एक पर्टिकुलर केस याद आता है, एक 16 साल की लड़की थी, मैं पीजी कर रहा था एमएस के टाइम पे, हाँ हाँ। उसको गैस्ट्रिक कैंसर था। वो हमारे पास आई, काफ़ी बुरी हाल में आई, उसको पेट में पानी जमा हो गया था, एडवांस डिजीज़ थी और कुछ नहीं खा पा रही थी। जब भी मैं उसके पास जाता था, हम रेजिडेंट होते थे, रात भर हॉस्पिटल में होते बिल्कुल। थे, राउंड करते थे, तो वो स्माइल करती थी। मैं उसके पास जब मुड़ता था, मेरा दिल सहम जाता था कि मैं इसको क्या बोलूँ, बट वो मुझे देख के स्माइल करती थी। हाँ हाँ। तब मुझे समझ आया कि ये मुझे होप, एक होप की नज़र से देख रही है और मुझे इसको ये हंसी वापस करनी चाहिए। वैसे करते करते उसको मैंने इन दिनों देखा, एंड आई आई नेवर फॉरगेट दैट होप दैट शी गेव मी। मतलब ऑल्दो वो भी इस दुनिया में नहीं है, क्या बात है। बट उसकी जो स्माइल है वो अभी भी मेरे साथ है। हाँ हाँ तो ये जो, मतलब इवन राइट नाउ आई गेट चिल्स थिंकिंग अबाउट इट। हाँ हाँ। तो दीज काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस आई थिंक आप मेडिकल प्रोफेशन और ऐसी ही सिचुएशन में फील कर सकते हैं। तो अभी जब कि मैं पारस हेल्थ मैंने ज्वाइन किया है और मैं श्रीनगर वापस आया हूँ, मेरा एम यही रहा है कि जो मेरे लोग हैं जिनको बाहर जाना पड़ता था, या क्योंकि जो ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया, ये वन टाइम थिंग नहीं होता है। हाँ हाँ। आपको, आपकी सर्जरी हो गई, उसके बाद आपको फॉलो अप करना है, रिकरेंस होती है, कोई चीज़ें होती हैं, ये सब आपको बाहर जाने के बगैर अपने घर पे मुहैया हो सकती हैं। एक डॉक्टर के पास जाके वापस अपना घर जाना, कल दोबारा उससे बात करना, एक्सेसिबल होना, और सेम लेवल ऑफ केयर, सेम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ आपको जो कंट्री में नहीं, शुड आई डेयर आई से दैट वर्ल्ड में कहीं भी मिल सकती है, हाँ वो हाँ। आपको अपनी जगह पे मिल रही है। तो इससे बेहतर चीज़ हमारे पेशेंट्स के लिए और मेरे लिए क्या हो सकती है। तो ये मेरा नंबर वन एम हमेशा रहा है, और ये मेरा लाइफ का भी एम्बिशन था कि वापस आके अपने लोगों में जितनी भी स्किल्स मैंने एक्वायर की हैं, जितना भी एक्सपीरियंस लिया है, वो अपने लोगों को भी बेनिफिट मिले उस So चीज़ how का। is this, how is this feel now coming back home and serving your own people? आई फील ग्रेट, आई आई फील फुलफिल्ड, और ऐसा लगता है लाइफ हैज़ कम अ फुल सर्कल, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो आपके आपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, ख़ास तौर से ऐसे एक्सपीरियंसेस जो डॉक्टर हमजा कहते हैं कि वो या तो किसी अपने बच्चे के साथ, अपने क्लोज नियर एंड डियर वन के साथ शेयर कर सकता था, वो एक डॉक्टर के साथ शेयर करता है उस टेबल पे, जब उसको पता होता है कि मे बी इट कुड बी हिज लास्ट कॉन्वर्सेशन। और डॉक्टर की भी हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो अपना बेस्ट देता है। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका जो पेशेंट है वो खामखा और किसी भी ऐसी सिचुएशन में आ जाए जहाँ पे उसकी ज़िंदगी जो है ख़त्म हो। दैट वाज डॉक्टर हमजा वानी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ही इज़ एसोसिएट डायरेक्टर पास श्रीनगर। डॉक्टर साहब सठा मज़ा आव, तो दोयम चीज़ तिमन वारियन चीज़न पे हेको अस फर्दर कत करित बेस अकिस सैनिस प्रोग्रामस मज, तो तय दिमो बे दावत। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, माई प्लेजर, माई बहुत प्लेजर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।